नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनकी गतिविधियां एक दूसरे के विपरीत नजर आ रही हैं। एक तरफ बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व की नजर आपको बता दें कि उत्तराखंड के 2022 के चुनाव पर टिकी है, तो वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन सका है। बीजेपी नेता संगठन की मजबूती के लिए मंथन कर रहे हैं और केंद्रीय नेता उन्हें जरूरी मार्गदर्शन दे रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी 4 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड में, जहां निकट भविष्य में चुनाव होने वाले आपको बता दें कि साफ हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश इकाई को 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और मंथन के बाद जीत का मंत्र दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने पुराने मंत्र और विचारों के साथ उत्तराखंड में फतेह करने के लिए मन बना रही है। कांग्रेस के शीर्ष और केंद्रीय नेतृत्व अभी भी सुस्ती के साथ दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इसके लिए आपको बता दें कि प्रदेश के नेता ही सिर्फ उत्तराखंड की बागडोर संभाले हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जेपी नड्डा के दौरे पर ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आने लगे हैं और उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन होना है। वहीं सरकार सुस्त पड़ी हुई है, जबकि प्रयागराज और उज्जैन के भांति ही केंद्र सरकार को पर्याप्त पैसा उत्तराखंड के लिए देना चाहिए। फिलहाल सर्द मौसम में उत्तराखंड की राजनीति गर्माने लगी है। प्रतीक हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। प्रतीक, बीजेपी की सक्रियता नजर आ रही है लेकिन कांग्रेस सुस्त नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस कैसे फतेह हासिल कर पाएगी? हालांकि दावा तो लगातार किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से भी। बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा कि जैसा कि जहां बीजेपी एक तरफ से देखा जाए सक्रिय राजनीति लगातार अब करती हुई नजर आ रही, 2022 का जो किला है वो कहीं ना कहीं दोबारा से फतेह करने की काम बीजेपी की तरफ से होता नजर आ रहा है। क्योंकि जैसा कि कल जेपी नड्डा का 4 दिवसीय जो कार्यक्रम लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए अहम होता नजर आ रहा है। हालांकि जिस पर अगर कांग्रेस की मैं बात करूँ तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी स्थिरता की ओर दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस की सिर्फ जो शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पे अब नजर डालते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व का रुख अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में दिखता नजर आ रहा है। तो लिहाजा देखा जा सकता है कि कांग्रेस किस तरीके से अपना काम करती नजर आ रही है। प्रदेश लेवल के ही जो नेता है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बस सक्रिय दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि हरीश रावत लगातार कहीं ना कहीं मंथन भी कर रहे हैं उत्तराखंड में तमाम जगह हैं। जैसा कि आज वो हरिद्वार भी गए थे, उपवास भी 1 घंटे का उन्होंने किया। खासतौर पर जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम लगा उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि जो कुंभ की लेकर जो ढिलाई सरकार की तरफ से देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में जेपी नड्डा जो काफी हमारे राज्य के पड़ोसी राज्य के रहने वाले हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उस पर गौर करना चाहिए। जिस तरीके से उज्जैन और प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं उतना ही पैसा उत्तराखंड में देना चाहिए। तो तमाम तरह की सलाह देते हुए कांग्रेस के नेता दिखते नजर आ रहे हैं। जी प्रतीक, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है उसी दरमियान, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सक्रियता नजर आ रही है, चूंकि सरकारें भी हैं दोनों राज्यों में भी, और उसके बाद भी शीर्ष नेतृत्व जो है लगातार कोशिशें कर रहा है बूथ लेवल के कैडर के लोगों को, कार्यकर्ताओं को जहां जीत का मंत्र दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आखिर क्यों सुस्त है? क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इस पर? क्या सिर्फ बीजेपी के नेताओं के दौरे पर ट्वीट करने से बात बन जाएगी? बिल्कुल सुनील, एक इसमें देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस जहां पर बिहार का चुनाव को कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कांग्रेस नहीं कर पाई, तो वहीं बीजेपी उसको लेकर मूल मंत्र बताकर ये कहती नजर आ रही है कि बिहार के चुनाव का रिजल्ट देखिए किस तरीके से अच्छा रिजल्ट गया है। और कल जेपी नड्डा का जिस तरीके से जो प्रोग्राम भी है, 14 बैठकें करेंगे, तकरीबन 4 दिनों के अंदर बूथ लेवल के कार्यक्रम हो या फिर मंत्रिमंडल के जो बैठक होगी उसमें भी शामिल होंगे। तो इस तरीके की सक्रियता के साथ देखा जा सकता है। वही कांग्रेस इस पर गुटबाजी करती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों पहले सुनील मैं बताना चाहूंगा कि बीते दिनों पहले हरीश रावत ने एक त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम को लेकर अच्छा बखान किया था, जिसके बाद कांग्रेस के कुछ लोग हरीश रावत के ऊपर टॉन्टिंग करते नजर आ रहे थे और साथ तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि हरीश रावत को अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत का काम ज्यादा ही अच्छा लगता है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल क्यों नहीं हो जाते। तो इस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में देखने को साफ तौर पर मिल रही है, जिसकी कमजोरी कहीं ना कहीं 2022 में देखने को मिल सकती है। चलिए प्रतीक, देखना होगा कि उत्तराखंड की राजनीति किस ओर जाएगी, किस तरफ सियासत 2022 में पहुंचेगी। हालांकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यानी कि केंद्र की जो कांग्रेस की राजनीति है वो इस समय उत्तराखंड में सुस्त नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में कुंभ कार्यों का
निरीक्षण और समीक्षा बैठक करने पहुंचे और इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक उनका हेलीकॉप्टर राजा महेंद्र प्रताप पीजी कॉलेज नारसन में उतरा। साथ ही मुख्यमंत्री ने नारसन से रुड़की के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री कार से आपको बता दें कि कोर कॉलेज रुड़की भी पहुंचे। मुख्यमंत्री करीब सुबह 9:45 पर नारसन बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर 10 मिनट रुके और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इसके बाद वो वहां से मंगलौर बाईपास के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे। करीब 10 मिनट तक रुके और उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। इस दौरान एनएच के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे और कुंभ निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। रानीपुर झाल के साथ ही निर्माण सेतु और बैरागी कैंप के करीब 4 सेतु और सुखी नदी सेतु, आस्था पथ समेत हर की पौड़ी पर सौंदर्यीकरण के कार्यों का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और इस दरमियान मुख्यमंत्री ने हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दृष्टि से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका पूरी तरह तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसी के निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। सही समय पर सड़कों का निर्माण का कार्य संपन्न हो जाए ताकि कुंभ निर्बाध संपन्न हो सके। तो एक और जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक करने पहुंचे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी गंगा तट पर मौन साधना पर बैठ गए। आपको बता दें कि सीएम और पूर्व सीएम के आमने सामने आने से सियासी गलियारों में हलचल मचने के साथ ही पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कुंभ के लिए पर्याप्त बजट नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन साधना करते हुए हरिद्वार कुंभ के लिए उज्जैन और प्रयागराज की तर्ज पर बजट आवंटित करने की मांग की। इस दौरान साधना के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एनएच के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए रुड़की के नारसन मंगलौर पहुंचे और उस पर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में तारकोल की बनाई गई सड़क कामयाब नहीं हो सकती है और चंद मिनटों में ही निरीक्षण से क्या फ़ायदा। उन्होंने आरोप लगाया कि मात्र कुछ सेकंड की बाइट मीडिया कर्मियों को दी गई और उनके सवालों के जवाब भी नहीं दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंभ के चलते कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया। हालात बद से बदतर हो गए हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ फोटो शूट के लिए कुछ मिनटों के लिए आते हैं और जिससे जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री का दौरा महज एक फॉर्मेलिटी है। मंगलौर से रुड़की बाईपास बन रहा है, उससे तेज़ करने के लिए, गति तेज़ करने के लिए यहाँ आए थे और मैं उनकी जानकारी होगी नहीं क्योंकि वो ना तो जानकारी लेना चाहते, ना इस क्षेत्र के उनको कोई सरोकार। तो मैं उनकी जानकारी बढ़ा दूं, अधिकारियों की भी जानकारी बढ़ा दूं कि कोई भी तारकोल का काम दिसंबर और जनवरी में इस इलाके में नहीं होता। हमेशा अप्रैल, मई, जून में या सितंबर, अक्टूबर के महीने में यहाँ तारकोल का काम होता है। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ आज खाना पूर्ति करने के लिए। और रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियां यहां पर आपको बता दें अर्जित करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उनको मेडल, प्रशस्ति पत्र के साथ ही 5-5 हज़ार रुपये के साथ आपको बता दें कि ट्राई साइकिल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेष सहायता के तौर पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं सरकारों की ओर से। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगों को यहाँ पर अनुभव करना चाहिए कि वह समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि दिव्यांगजनों को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं से जोड़ा जाए। और आपको सीधा लिए चलेंगे दिल्ली, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक के बाद अपना बयान दे रहे हैं। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी।
सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह। हालांकि ये बैठक हुई है, इस बैठक में कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर सरकार गंभीर हुई है। हालांकि ये किसानों की ओर से आपको बता दें कि 40 महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस बैठक में उठाए गए। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। टिहरी जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय नेगी को अब प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा उनको अब ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग में राज्य मंत्री मनोनीत किया गया है, जिसको लेकर राज्य मंत्री बने संजय नेगी ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी संगठन का आभार जताया। साथ ही कहा कि सरकार और पार्टी के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वह निर्वहन करेंगे और पार्टी के हित में पूर्ण रूप से काम करेंगे। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही प्रदेश नेतृत्व का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश महामंत्री संगठन का और अपने सभी माननीय विधायकों का और जो भी प्रदेश हमारे जो सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद से मुझे जो ये नया दायित्व मिला है। और निश्चित तौर पर जो पिछले 25 वर्षों से मैं पार्टी के विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है और पिछले जो 5 साल में 2 बार जिलाध्यक्ष रहा, उसके रूप में टिहरी जिले में मेरे साथ टिहरी जिले के बूथ के कार्यकर्ताओं से लेकर के मंडल के जिले के सभी पदाधिकारी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,
ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली को विंटर डेस्टिनेशन बनाने के सपने पर गढ़वाल मंडल विकास निगम पलीता लगाता नजर आ रहा है। एक तरफ तो प्रदेश की टीएसआर सरकार, आपको बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के मंत्री विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली को विंटर डेस्टिनेशन की तर्ज पर विकसित करने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। दरअसल जिन स्थानीय लोगों ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली की शोभा बढ़ाने वाले रोपवे के निर्माण में अपनी ज़मीन कुर्बान की, उनकी माने तो उनके लिए अब वह रोपवे किसी अभिशाप से कम सिद्ध नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़मीनें तो कुर्बान कर दी और आज उन्हें ही उनकी धरोहर औली का दीदार करने के लिए तरसना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोपवे का टिकट इतना है कि इसकी भरपाई कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों से रोपवे के टिकट के नाम पर 1000 रुपये वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारी कोरोना काल में न तो मास्क लगाते हैं और न ही लोगों से ठीक से बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव और सचिव पर दर्ज झूठा मुकदमा निरस्त करने की मांग को लेकर तराई सिख महासभा ने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही एसओ नानक मत्ता को निलंबित करने की भी मांग की। चेतावनी दी गई कि अगर मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि तराई सिख महासभा से जुड़े पदाधिकारी दर्जनों लोगों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका कहना था कि 8 सितंबर 2016 को कमेटी का चुनाव हुआ था। नवगठित कमेटी में तराई सिख महासभा के पदाधिकारी प्रीतम सिंह संधू महासचिव और केहर सिंह सचिव चुने गए थे और इस बीच संगठन के कार्यकर्ता सतवंत सिंह बागी ने कहा कि जब तक संगठन के पदाधिकारियों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस नहीं हो जाते, एसओ नानक मत्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, वह तब तक प्रयत्न करते रहेंगे। यहाँ रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे आदमी जो है डॉक्टर केहर सिंह, प्रीतम सिंह संधू जो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, जो नानक मता एसएचओ कमलेश भट्ट है वो उन लोगों से मिला हुआ है। इसमें बाबा तरसेम सिंह जो है, मेन बाबा तरसेम सिंह है जो सब कुछ करवा रहा है, वहाँ बैठा हुआ। ये दूसरा गुरमीत राम रहीम है। हम प्रशासन से मांग ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बाबा तरसेम सिंह को अरेस्ट करके। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में जानकी पुल के पास लगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक रितु खंडूड़ी के फ्लैक्स को असामाजिक तत्वों ने फाड़ डाला और इससे नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ लक्ष्मण झूला थाने में तहरीर दी। मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। फुटेज में असामाजिक तत्व फ्लैक्स को फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक रितु खंडूरी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमने 28 तारीख को जब सुबह प्रातः मॉर्निंग वॉक के दौरान देखा ये घटना, तो मैंने इसकी शिकायत दूरभाष पर एसओ लक्ष्मण जिला से की। उसके बाद हम माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि अश्विनी गुप्ता जी, मनीष राजपूत जी सभी के साथ थाना लक्ष्मणा पहुँचे और एक लिखित तहरीर दी कि इसमें कार्रवाई के कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि उस जगह पर अंधेरा थोड़ा रहता है और पुलिस की वहाँ चौकी भी है। उसके बावजूद अगर ऐसी घटना की गई है कि इनके द्वारा
उनको पे कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो ऐसी घटना में कल को कोई किसी का हत्या कर दे, मर्डर कर दे, ऐसी स्थिति में क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री की चित्र पे जिस तरह से वो वार कर रहे हैं, इससे लगता है कि वो इंटेंशनली कोई व्यक्ति हैं। इसलिए मेरी अनुरोध है थाना लक्ष्मणिया से कि वो उसकी जांच करें, जांच कर। विकासनगर में थाना सहसपुर क्षेत्र के शंकरपुर में बंद पड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए तेज विस्फोट के कारण एलआईयू सिपाही घायल हो गया, जबकि दरोगा बाल बाल बचे। एलआईयू बंद फैक्ट्री में बच्चों के घुसे होने की सूचना पर मौके पर जांच करने पहुंची थी। हालांकि विस्फोट के दौरान फैक्ट्री के भीतर बच्चे मौजूद नहीं थे। आपको ये बता दें कि इस दरमियान ये घटना घटी और घटना घटने के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते और एसएफएल की टीम ने पहुंचकर जांच की। थाना प्रभारी ने बताया है कि विस्फोट कैसे हुआ है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे काशीपुर के नगर निगम सभागार में। आपको ये बता दें कि बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मीटिंग का नेतृत्व नगर आयुक्त गौरव कुमार सिंघल और मेयर उषा चौधरी के साथ ही सहायक नगर आयुक्त आलोक कुमार उनियाल ने किया। इस दौरान 40 पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को बोर्ड मीटिंग में रखा। पार्षदों ने नगर क्षेत्र में टैक्स वसूली की लापरवाही पर आक्रोश भी दिखाया। पार्षदों ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं और इसी के चलते पार्षदों ने अपने विकास कार्यों में गति देने के लिए नगर आयुक्त गौरव कुमार सिंघल से अपील की है। तो वहीं आपको बता दें कि गौरव कुमार ने बताया कि सिंघल ने सभी पार्षदों की समस्याओं को सुनने के बाद जल्द से जल्द समस्या के समाधान की बात कही है। ऋषिकेश में मेडिकल स्टोरों पर अचानक से ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने प्रतिबंधित दवाइयों की भी जांच की। मौके पर रिकॉर्ड रजिस्टर भी चेक किए गए, जिसमें कई तरह की खामियां ड्रग इंस्पेक्टर को मिली। आपको ये बता दें कि कई मेडिकल स्टोरों पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं मिली, तो कई जगहों पर दवाई की रखरखाव की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी मिली। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर के संचालकों को खामी मिलने पर फटकार लगाई। दोबारा गलती करने पर लाइसेंस कैंसिल करने की चेतावनी दी। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि जल्दी ही दोबारा औचक निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें खामी मिलने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन के दौरान विकासनगर क्षेत्र में ऑपरेशन सत्य के तहत मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार रोक लगाए जाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है और बड़े पैमाने पर ये प्रयास चल रहे हैं। इसमें हरवटपुर चौकी पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। हरवटपुर चौकी प्रभारी ने बताया है कि पुलिस टीम गठित की गई थी और आम के बाग से करीब स्मैक के साथ ही 29,000 रुपये की नकदी के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन सत्य का हमारा अभियान लगातार जारी है। कल दिनांक 2/12/2020 को चौकी प्रभारी हरवटपुर हिमानी चौधरी और चीता कर्मचारीगण द्वारा हरवटपुर विकास नगर रोड पर एक अभियुक्त खालिद, जो बेहट का रहने वाला है, को 11.20 ग्राम अवैध स्मैक तथा स्मैक से प्राप्त 29,000 रुपये से गिरफ्तार किया गया है, जिस संबंध में अभियोग पंजीत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार जो है ये भी देखा गया था कि बॉर्डर पे जो है अन्य रास्ते जो होते हैं उनसे जो है तस्कर जो है रास्ते पकड़ते हैं। और उत्तराखंड के चमोली में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीणों के पास गांव में जाने के लिए कोई सड़क तक नहीं। ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं चमोली से, जहां पर भल्ला गांव में आप देख सकते हैं, ना सड़क है और ना ही बेहतर रास्ते, जिनके चलते ग्रामीण जो है अपना जीवन सुगम बना सके। सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन भी किया जा रहा है। तो वहीं गांव के प्रधान लक्ष्मण बुटोला का कहना है कि शासन प्रशासन से कई बार अवगत कराने के बाद भी आज तक उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीण हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कतें आती हैं। डिलीवरी के समय तो हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और ऐसे में कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और कई महिलाओं की जान भी जा चुकी है।
ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के पास गंगा किनारे एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवजात के शव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैदा होने के चंद घंटों बाद ही नवजात के इसको फेंक दिया गया गंगा में। लेकिन किन परिस्थितियों में फेंका गया, अब इसके लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हो चुकी हैं क्योंकि उससे सटा हुआ इलाका है बंगाली बस्ती। वहाँ पर भी हमने देखा है कि कई 1, 2, 3 बार ये ऐसी वारदातें हुई हैं कि 2-3 बच्चे जो हैं वहाँ पर मृत पाए गए हैं, जो गंगा जी किनारे फेंके गए थे। आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा कि हमारी लेबर, हमारा व्यवसाय जो है कैटरिंग का है, वो हमारी लेबर कई बार घाट पे घूमती रहती हैं, जब काम नहीं होता नहाती धोती हैं, तो उन्होंने कई बार हमें इस चीज़ की सूचना दी। तो हमने आज इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अब